नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के ऊपर जिसके आईपीओ से ही आईपीओ के 100% ऊपर खुलने का ट्रेंड शुरू हुआ है और ये सबसे ज़्यादा बजिंग भी रहा। तो आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको इस कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी अर्निंग्स और इसके वैल्यूएशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आईटी सेक्टर की ये कंपनी किस फील्ड में माहिर है, आइए जान लेते हैं पहले। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड 2011 में कंपनी बनाएगी और इसके फाउंडर अशोक सूता और इसका हेडक्वार्टर इस कंपनी का है बेंगलोर कर्नाटका में। तो दोस्तों आप अशोक सूता जी के बारे में आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, अशोक सूता साहब का अपना कैरियर शुरू किया श्री राम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। ये 1965 की बात है दोस्तों, और 1989 में दोस्तों इन्होंने ज्वाइन किया एज अ प्रेसिडेंट विप्रो इन्फोटेक। दोस्तों इनके एज अ प्रेसिडेंट चलते विप्रो ने काफ़ी तरक्की की है उस वक्त, और उन्होंने फिर विप्रो से रिटायरमेंट लेकर इन्होंने 1999 में माइंडट्री की शुरुआत की। ये को फाउंडर थे माइंडट्री के, आपने माइंडट्री का नाम सुना ही होगा। ये स्टॉक है माइंडट्री का, अभी लिस्ट है एनएसई पर, और ये अभी एलएनटी ने ये पूरी कंपनी खरीद चुकी है। तो दोस्तों अब इन्होंने 2011 में अशोक सूता जी ने हैप्पीएस्ट माइंड की शुरुआत की है और अब ये कंपनी रन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के अशोक सूता जी सिर्फ एक लौते फाउंडर नहीं है, इनके अलावा 8 को फाउंडर्स भी हैं दोस्तों इस कंपनी के। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ: अरविंदा नंदा, दत्रेया साला गमे, जोसेफ अनंत राजू, पुनीत जेटली, राजा शेखर, राजा सानमुंगम एंड सालिल गोडेका। ये 8 फाउंडर हैं दोस्तों अशोक सूता जी के अलावा जिन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। तो दोस्तों कुल मिला के 9 फाउंडर हैं इस कंपनी के। अब मैं आपको सीरीज 1 नवंबर 2011 की बात बताता हूँ। सीरीज 1 फंडिंग वो फंडिंग होती है दोस्तों जब आप कंपनी ओपन करते हैं और आपको उस कंपनी को रन करने के लिए एक फंड चाहिए होता है दोस्तों। तो इस कंपनी ने पहले बार में ही $45 मिलियन जुटाए थे, और वो इन्वेस्टर थे जिन्होंने ये $45 मिलियन इस कंपनी में डाले थे, वो थे जेपी मॉर्गन असेट मैनेजमेंट, इंटेल कैपिटल और अशोक सूता जी। तो ये तीनों आपने जेपी मॉर्गन असेट मैनेजमेंट का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने इस कंपनी का नाम ना सुना हो दोस्तों। और इंटेल कैपिटल सभी जानते हैं दोस्तों, इंटेल की अपनी सब्सिडरी है इंटेल कैपिटल, जो आईटी सेक्टर की कंपनियों पर पैसा लगाती है दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों कुल मिला के इनके 170 कस्टमर्स हैं ग्लोबली, और दोस्तों कंपनी प्रेजेंट है अभी यूके, यूएस, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सभी जगह पे ऑफिसेस हैं। इंडिया के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में 3 जगह पे ऑफिसेस हैं इनके: बेंगलोर, नोएडा एंड पुणे। तो दोस्तों अब आईटी सेक्टर की कंपनी किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, इन 4 फील्ड में ये अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है? तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड सर्विसेज, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, बिग डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोस्तों। और बाकी आप जानते हैं दोस्तों ये और भी ज़्यादा काम करते हैं: ई लर्निंग, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल एंड ऑटोमेटिव डोमेन्स। दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग में जो दोस्तों आपने देखा होगा कि मशीन्स होती हैं जो चीज़ों को बनाती है, यानी आपने देखा होगा जैसे एक हाथ होता है, आपने अगर किसी इंडस्ट्री की आपने देखी होगी या आपने किसी फैक्ट्री एक्टिव में देखा होगा कि मशीन्स लगी हैं जो उठाधरी रखती हैं या इधर उधर काम करती हैं दोस्तों। तो वो उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका काम करती है, इंजीनियरिंग का ये सब बनाते हैं, उसके अपडेटिंग सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब काम करते हैं दोस्तों। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैं बात करूँ, जो मैंने अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बोला, तो वो बहुत ही यूनिक बिजनेस है दोस्तों। मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बता दूं, बहुत ही यूनिक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आप टीवी है दोस्तों, टीवी हुआ, आपका होम थिएटर हुआ, आपका वॉशिंग मशीन हुई, आपके लाइट्स हुए, ये सब चीज़ें आपकी इंटरनेट से जोड़ देना और इंटरनेट से ये काम करना। तो मतलब आपकी प्रेजेंस में ये काम करेंगे, आपके प्रेजेंस में ये काम नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रिज का। क्या हो अगर आप जैसे सब्जी लेने जाते हैं और आपको ध्यान नहीं रहता कि क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, या क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, तो दोस्तों कैसा रहे कि आपकी फ्रिज आपके ऑटोमेटिकली आपको बता दे कि कौन सी सब्जी खत्म हो गई है। तो दोस्तों ये
इस तरीके का इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। फ्रिज क्या है, ऑटोमेटिक अपना जांच लेगी कौन सी सब्जी क्या खत्म हो गई है, या आपने उसमें कुछ सेट कर रखा होगा और वो आपको बता देगी कि आपका ये चीज़ खत्म हो रहा है, आपको लाना है। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट दोस्तों। क्लाउड का आप जानते ही हैं, क्लाउड सर्विसेज जैसा हम यूज़ करते हैं, ड्राइव, और अब तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहा है दोस्तों इस क्षेत्र में। और आप तो सिक्योरिटी के जानते ही हैं, जैसे आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में देख लीजिए या किसी और चीज़ की सिक्योरिटी, तो वो सॉफ्टवेयर का इनका काम है दोस्तों। तो और इनका ई कॉमर्स में भी काम है। बैंकिंग तो आप जानते हैं, बैंकिंग की जो सिक्योरिटी होती है उसकी सर्विसेज, बैंकिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो दोस्तों सब इनका काम वैसे ही है। बाकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, ये दो आज के ज़माने के बहुत ही मेन चीज़ मानी जा रही है। बिग डाटा एनालिटिक्स, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये बिजनेस। और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये तो आप जानते हैं जो आज रोबोटिक दुनिया आने वाली है आगे चल के, ये उस फील्ड में काम कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने ये जान लिया कि हैप्पीएस्ट माइंड कैसे इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज देती है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल और फंडामेंटल अब ये जान लेते हैं। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एक महीने में 47.87% का रिटर्न इसने दिया है और 3 महीने में 70.58% का रिटर्न आपको दिया है। अगर बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग की, तो सितंबर में जब आईपीओ लिस्ट हुआ था तो आपको ध्यान होगा कि 100% ऊपर लिस्टिंग गेंस पर ये आईपीओ खुला था। और तब के बाद आज का दिन देख लीजिए, उसके बाद 587 के लेवल पर ये स्टॉक खड़ा है अभी। तो दोस्तों अब अगर हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, तो आरएसआई ओवरबाउट में है, सीसीआई न्यूट्रल है, विलियम न्यूट्रल है, मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबाउट पे है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है दोस्तों। तो दोस्तों दो इंडिकेटर्स कह रहे हैं ओवरबाउट जोन में है ये स्टॉक, और दो इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल में है। तो दोस्तों अभी मिक्सअप है। तो अब बात करेंगे अब इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर के ऊपर। तो दोस्तों इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे समझ में आ जाए कि ये आपको स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो दोस्तों मार्केट कैप है इस कंपनी का 7,810 करोड़, ईपीएस है 4.88, पी रेशियो है 108.92, इंडस्ट्री पी है 28.71 और बुक वैल्यू पर शेयर है 31.66। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं दोस्तों, पहला पी रेशियो और आपका बुक वैल्यू। तो दोस्तों पी रेशियो का अगर कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री पी से, स्टॉक का पी रेशियो 108.92, इंडस्ट्री पी है 28.71। तो दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ से डिफरेंस दिख रहा है। इंडस्ट्री पी जो स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा महंगा है दोस्तों। कुल मिलाकर 80 पॉइंट्स अप है ये स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से। अगर यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर बात करें, आप कोई भी कंपनी आईटी सेक्टर की उठा के देख लीजिए, जैसे इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, आपका विप्रो हुआ और एचसीएल टेक, ये 4 बड़े में आती हैं दोस्तों कंपनियां अपने भारत के अंदर। और चारों अगर आप उठा के देखेंगे तो पी रेशियो इंडस्ट्री पी रेशियो से कम होगा। आप कोई भी आप मनी कंट्रोल पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इंडस्ट्री पी आपको उन कंपनियों का मिल जाएगा। मैं आपको एचसीएल टेक की बात बताता हूँ, उसका इंडस्ट्री पी चल रहा है 18 पी ये रेशियो है उसका, और देखिए आप इस कंपनी का है 108.92। तो दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब इतनी सारी चारों कंपनियों का इंडस्ट्री पी से ऊपर नहीं चल रहा है पी रेशियो, तो इस कंपनी का बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। और इनकी अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री पी से ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी सेल से इसको कंपेयर कैसे किया जाए। तो दोस्तों आइए अब फाइनेंशियल के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट रखी है और हम बात करेंगे ईयरली के ऊपर, ईयरली बेसिस के ऊपर। तो 2015 से 2020 की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। तो 2020 में इनकी जो टोटल इनकम थी दोस्तों वो है 714 करोड़। ये मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मार्च 2021 अभी आना बाकी है क्योंकि वो एनुअली बोला जाता है। तो दोस्तों 714 करोड़ इनकी एनुअली इनकम रही है। 2019 से कंपेयर करें तो 602 करोड़ की इनकम रही थी 2019 में मार्च में। 2018 में 460 करोड़, 2017 में 446 करोड़ और 2015 में 276 करोड़। तो दोस्तों इनकी हर साल एक ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन सेल्स 1000 करोड़ के ऊपर राउंड फिगर में नहीं है अभी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2020 में इनको प्रॉफिट हुआ है 73 करोड़ का, 2019 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, 2018 में दोस्तों 13 करोड़ का लॉस था, 2017 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, 2015 में 26 करोड़ का लॉस था। तो अगर देखा जाए कि अगर इन कंपनियों से कंपेयर किया जाए दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 4
हम लोग के इस भारत के जो 4 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मैंने अभी 5वीं टेक महिंद्रा को अभी गिना नहीं है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी मैं बात करना अभी बाकी है, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा ये वीडियो। तो दोस्तों अगर मैंने 4 कंपनियों की अगर आप चेक करें तो 28.92 पी रेशियो से नीचे है, इंडस्ट्री पी से नीचे चल रही हैं वो कंपनियां। तो वो तो अंडर वैल्यूड अगर बोल दें तो उनको गलत नहीं होगा दोस्तों, उनमें अभी जगह बहुत बाकी है। बाकी अगर इसको खरीदते हैं यहाँ पर दोस्तों तो फिर मिलेगा क्या, क्योंकि पी रेशियो ऑलरेडी इतना ऊपर चल रहा है, क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर मतलब ग्रोथ तो बहुत है दोस्तों, लेकिन अभी स्टॉक अगर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों। इतनी हाई वैल्यूएशन पे खरीद के बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। कुछ नहीं पता दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, आगे क्या होना है कुछ नहीं पता है दोस्तों। लेकिन स्टॉक के पी अगर टेक्निकल और फंडामेंटल देख के अगर आपको बिलीव है तो ये आपके सामने फंडामेंटल्स रख चुके हैं और आप समझ ही रहे हो कि स्टॉक अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा है। अब दोस्तों अगर शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें तो प्रमोटर इस कंपनी में 53.25% होल्ड करते हैं, पब्लिक 46.75% होल्ड करती है। पब्लिक में FII 77.51% होल्ड करते हैं इस कंपनी में, DII 6.36% होल्ड करती है और नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं 32.88%। अब दोस्तों शेयर होल्डर्स की बात करें तो अशोक सूता 40.9% होल्ड करते हैं इस कंपनी में। अशोक सूता मेडिकल रिसर्च कंपनी ये 12.22% होल्ड करते हैं। ऊषा सैम्यूल ये 0.05% होल्ड करते हैं। दीपक सूता ये 0.03% ये होल्ड करते हैं। अब दोस्तों पब्लिक शेयर होल्डिंग में ये SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ये होल्ड करते हैं 2.2% इस कंपनी में। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 2.06% इस कंपनी में। गोल्डमैन सैक्स ये इंडिया लिमिटेड ये होल्ड करते हैं 1.03% इस कंपनी में। दोस्तों पब्लिक शेयर होल्डिंग में लंबी लिस्ट है। आपको अगर आप देखेंगे तो L&T इसमें जुड़ी हुई है, इस कंपनी में L&T म्यूचुअल फंड ये भी जुड़े हुए हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग में जाएंगे तो ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है जिसकी इसमें इस कंपनी में होल्डिंग ना हो। तो यहां से ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है इस कंपनी में। बाकी पी रेशियो का अगर देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर एडवांटेजेस की बात करें इस कंपनी में तो 2 एडवांटेजेस हैं अपने पास दोस्तों। पहला इनका बिजनेस और दूसरा है म्यूचुअल फंड होल्डिंग। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड होल्डिंग में भारत का ऐसा कोई भी फंड नहीं है जिसने इस कंपनी में पैसा ना लगाया हो। भले 80 करोड़ तो दोस्तों शायद SBI की तरफ से इस कंपनी में लगा हुआ है। 80 करोड़ की होल्डिंग इनकी SBI में लगी हुई है, SBI की इस कंपनी में लगी हुई है दोस्तों। बाकी कोटक L&T बाकी सब नाम जुड़े हुए हैं दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस। तो बिजनेस है फ्यूचर में जो बिजनेस चलने वाला है बहुत तेजी से, उसमें ये काम कर रहे हैं दोस्तों, उससे इनका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों उसका है पी रेशियो, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, आपने देख ही चुके होंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप चारों कंपनियों के अगर पी रेशियो अगर आप देख लेंगे, इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HCL टेक, अगर आप इवन आप टेक महिंद्रा का भी देख लेंगे जाकर, तो आपको इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा नीचे ही मिलेंगे दोस्तों। कोई भी 30 के ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो उन कंपनियों में मैं मानता हूं कि उन कंपनियों में तो बहुत जगह है चलने की। लेकिन अगर इसकी बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो अगर हम सेल्स देखेंगे और प्रॉफिट देखेंगे तो उस हिसाब से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। आपको कई सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो इसके पी रेशियो के बराबर से पी रेशियो से कम होगी इस सेक्टर में। और दोस्तों उनका जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा हाई है। उनका सेल्स है वो इनसे डबल भी होगी और प्रॉफिट में भी वो काफ़ी आगे हैं। तो दोस्तों आगे का ये कंपनी ग्रो तो करेगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं करेगी, बस वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। यहाँ पर खरीदना ठीक है लेकिन काफ़ी रिस्की होगा दोस्तों यहाँ पर खरीदना, जो लोग भी खरीदना चाहते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप स्टॉप लॉस के साथ चलिए। बाकी अगर आप IPO से रखे हुए हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों आपका मन है दोस्तों आप रख भी सकते हैं, आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। और लेकिन अगर आगे की बात करें तो आगे की कुछ भी बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कंपनी की सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन महंगी है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अलावा और भी कंपनियों में देख सकते हैं। जैसा आपको बताया HCL टेक्नोलॉजीज, उसका पी रेशियो 18 चल रहा है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गैप है इंडस्ट्री पी से, तो आप उसमें भी जगह देख सकते हैं दोस्तों। बाकी आपका मन है दोस्तों आप हैप्पीएस्ट माइंड खरीदें या HCL टेक्नोलॉजीज, आपका